आने दो उनको, लेट देम जॉइन। यस, गुड मॉर्निंग रिया। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक ठाक हो? बढ़िया हो? चलिए, अच्छी बात। गुड मॉर्निंग श्रद्धा। सो गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक, और इंटरेस्टिंग वन प्लस न्यू वन। मतलब सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक एकदम नया, और इस बैच के आरबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक बिल्कुल नया, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया था। टॉपिक का नाम है कंसाइनमेंट। क्या है ये टॉपिक, क्या करना है हमें इस टॉपिक में? कंसाइनमेंट होता क्या? कंसाइनमेंट एनी आइडिया? नो, जीरो। चलिए, कंसाइनमेंट का मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं, इट इज सॉर्ट ऑफ एजेंसी सिस्टम। एजेंसी सिस्टम जहाँ एक बिजनेस है एक पर्टिकुलर सिटी में, बट दैट पर्सन वाना एक्सपैंड इज बिजनेस, और वो अपने बिजनेस को अलग अलग सिटी में एक्सपैंड करना चाह रहा है। तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? एक ऑप्शन ये है कि वो हर सिटी में जाके अपनी ब्रांच ओपन करते हैं, लेकिन यदि वो हर सिटी में जाके अपनी ब्रांच ओपन करेगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। सेकंड, उन ब्रांचेस को ऑपरेट करने के लिए उसे खुद के एम्प्लॉयज अपॉइंट करने पड़ेंगे, या फिर उसको एटलीस्ट खुद मूव करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जिस ऑप्शन को हम कंसाइनमेंट ऑप्शन बोलते हैं, एजेंसी ऑप्शन बोलते हैं, जहां ओनर जिस भी सिटी में है, से ओनर इज इन दिल्ली, और वो अलग अलग प्लेसेस पे से अजमेर, जयपुर, और भी दूर ले लो, घर की बात है, लिखने में क्या जाता है, पेन से तो लिखना है, एक पुणे, इन डिफरेंट सिटीज में जाके वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है। तो उसका एक तरीका क्या होगा, वो इन सिटीज के किसी पर्सन को कांटेक्ट करेगा, जो पर्सन इस बिजनेस के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उस पर्टिकुलर सिटी में एग्री कर रहा है। तो यहां पे मिल गया, कौन? पवन ले लेते हैं, बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे पवन से कांटेक्ट किया। दिल्ली के बिजनेसमैन ने पवन से अजमेर में कांटेक्ट किया कि ठीक है, तुम्हारा खुद का बिजनेस है अजमेर के अंदर, खुद का शॉप है, डू वन थिंग, तुम मेरा प्रोडक्ट भी रखो और मेरा प्रोडक्ट भी सेल करो। पवन एग्रीज, बोले सर मैं आपका प्रोडक्ट सेल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मतलब करना क्या होगा, कैसे करना होगा? तो कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप अपने एरिया की डिमांड आइडेंटिफाई कर लो, ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड आप मुझे ऑर्डर प्लेस करो कि आपको कितना गुड्स चाहिए। मैं यहां से आपको गुड्स सप्लाई कर दूंगा। जैसे गुड्स आपके पास है, आप अपनी शॉप पे, अपने प्लेस पे, अपने तरीके से, अपने गोडाउन में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो बिजनेस। मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है कि सपोज मेरा मोबाइल शॉप है, मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मैंने आपको 1000 पीसेज ऑफ मोबाइल सेट कर दिया। अब आप ये 1000 पीसेज ऑफ मोबाइल अपने गोडाउन में रखो, अपनी शॉप में रखो, अपने घर में रखो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द एफर्ट्स। मुझे बस आप ये सेल करो, और सेल करके मेरा पेमेंट दे दो, और इस काम के लिए मैं आपको कमीशन दूंगा, और हमारा कोई रिलेशन नहीं है। बस सिंपल, आई विल सेंड यू गुड्स, हैव टू सेल इट एट योर ओन प्लेस, फॉर दैट आई विल गिव यू कमीशन। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एजेंसी का। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ, मतलब मैं सिर्फ थीम क्रिएट कर रहा हूं, अभी धीरे धीरे उसको कनेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। तो एजेंसी सिस्टम या कंसाइनमेंट सिस्टम में वन ओनर इज देयर, वन बिजनेसमैन इज देयर, that business of that person is situated in any of the city. He wanna expand his business in different cities, so he contact a established business
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सच सिटीज, जो वहां पे ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होंगे, यानी उनके पास बिजनेस प्लेसेस होगा, उनके पास उनका फैसिलिटी होगा, उनके पास उनका शॉप होगा, गोडाउन होगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या, उन्हें आइडेंटिफाई करना है, और उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें गुड्स सेंड करनी है। ये जो गुड्स सेंड की है वो पर्सन उन गुड्स को सेल करेगा अपनी लोकल सिटी में, और सेल करके जो प्रोसीड है वो ओनर को रिटर्न कर देगा, और ओनर उसे कमीशन पे कर देगा। दैट्स ऑल। ये हो गया सिंपल सा कंसाइनमेंट प्रोसेस। यहां जो ओनर की हम बात कर रहे हैं, ये ओनर हमारे लिए कौन होता है, ये कहलाता है कंसाइनर, और जिसे गुड्स सेंड की गई वो कहलाता है कंसाइनी। ये हो गया हमारा कंसाइनी, और द प्रोसेस ऑफ सेलिंग इज नोन एज कंसाइनमेंट। अब यहां पे ये कंसाइनर नंबर ऑफ सिटीज में जाके अलग अलग कंसाइनमेंट एग्रीमेंट्स बनाएगा, अलग अलग कंसाइनीज के साथ डील करेगा, और यहां बैठ के मजे करेगा। मतलब इसका काम सिर्फ गुड सेंड करना, पेमेंट रिसीव करना, कमीशन देना, दैट्स ऑल, फ्री। ये तो हुआ सिंपल सा प्रोसेस। ये प्रोसेस क्लियर है सभी को? यहां एक बार कंफर्म कर लें हमारे लाइव ऑडियंस के साथ कि ये प्रोसेस क्लियर है सभी को। ये सिंपल कॉन्सेप्ट की करना क्या है कंसाइनमेंट में। अब चलते हैं इसके इश्यूज के साथ। ओके रिया, करेक्ट। अब चलते हैं इसके इश्यूज के साथ। अब इश्यूज क्या क्या होंगे, ये प्रोसेस एक्चुअली काम कैसे करेगा। सबसे पहली चीज, कंसाइनर विल सेंड द गुड्स। अब जहां ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गुड्स दूसरे प्लेस पे जा रही है, तो ऑब्वियसली रनिंग कॉस्ट तो आएगी, एक्सपेंसेस तो होंगे। कौन कौन से कॉमन एक्सपेंसेस है जो आपके माइंड में आ रहे हैं कि यस सर इस प्रोसेस में कुछ एक्सपेंसेस होंगे? सबसे मेन ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्टेशन है तो इंश्योरेंस है, ये तो मान के चलो, सोचना ही नहीं है। थर्ड, टैक्सेस। फोर्थ, आप कहां रखोगे, गोडाउन में, तो आपके गोडाउन के एक्सपेंसेस नहीं, आपको कमीशन मिल रहा है। अब आपको तो कमीशन मिल रहा है, आप बोलेंगे भैया कमीशन मिल रहा है वो ठीक है, खर्चे कौन भुगतेगा भाई? तो वो एग्रीमेंट तो बनाना पड़ेगा। पहले हम एक एक स्टोरी लेके आते हैं, उस स्टोरी का फिर हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये प्रोसेस, सेकंड थिंग एक्सपेंसेस विल इनकर्ड। एक्सपेंसेस क्या होंगे सर? एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्टेशन के होंगे। चलिए तो फिर एक्सपेंसेस को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या होने वाला है एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में क्या होने वाला है, कंसाइनर कंसाइनी, दो पार्टीज हो गए हमारे पास। ये हो गया हमारा कंसाइनर और यहां हो गया हमारा कंसाइनी, दो पार्टीज हो गए। यहां से यहां गुड्स जा रही है, उन गुड्स को हमने नाम दे दिया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये गुड्स सेंड कर दी गई कंसाइनमेंट पे। अब जब आप गुड्स सेंड करोगे तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और टैक्सेस हैं, तो टैक्सेस, लोकल टैक्सेस की बात करते हैं तो लोकल टैक्सेस जो भी लगने वाला है ये खर्च होगा। फ्रेट वेट सब आ गया इसमें ट्रांसपोर्टेशन में। ये गुड्स पहुंच गई यहां पे, ये पहुंची कंसाइनी के पास, ये गुड्स पहुंची कंसाइनी के शहर में। नॉर्मली गुड्स कहां से ट्रांसपोर्ट होती है सर? डिस्टेंस के बेसिस पे डिपेंड करता है, या तो रेल ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट या रोडवेज, एयरवेज, सीवेज या रेलवेज, जहां से भी करना है। मैं रेल का एग्जांपल लेता हूं। रेल से ट्रांसपोर्ट हमने किया, रेलवे से यहां पर आया, यहां पे हमारे माल उतरा, मालगाड़ी से आया था, कंसाइनी पहुंचा गुड्स की डिलीवरी लेने। तो ट्रांसपोर्ट से बाहर निकालोगे तो क्लियरिंग चार्जेस सुना है, देना पड़ता है ना। डॉक से बाहर निकाल रहे हो, रेलवे से बाहर निकाल रहे हो या सी पोर्ट से बाहर निकाल रहे हो, क्लियरिंग चार्जेस, तो यहां ये क्लियरिंग चार्जेस दे सकता है। फिर ये उस रेल गोडाउन से उठा के अपने गोडाउन में लेके जाएगा, तो ये लोकल ट्रांसपोर्ट करेगा, इसका भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन आएगा। देन गुड्स गोडाउन में पहुंच गई है, तो उस गोडाउन में पहुंचने के बाद गोडाउन से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस आएंगे। मैं एक ही नाम दे देता हूं सारे एक्सपेंसेस को, स्टोर चार्जेस, जिसमें स्टोर रूम के रेंट हो गया, स्टोर रूम का एक्सपेंसेस हो गया, स्टोर में ड्यूरिंग स्टोरेज पीरियड इंश्योरेंस हो गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर। उसने कोई एम्प्लॉय रखा है तो उस एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, सब कुछ आ गया स्टोरेज चार्जेस में, स्टोर चार्जेस ले दिया हमने। ये हो गए कंसाइनी के एक्सपेंसेस। ठीक है, क्लियर है?
अब यहां पे इन एक्सपेंसेस को जब हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो इन एक्सपेंसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक बोलते हैं हम रिकरिंग चार्जेस और एक को बोलते हैं नॉन रिकरिंग चार्जेस। रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब रिकरिंग का मतलब बार बार होते हैं, नॉन रिकरिंग वन टाइम होते हैं। वन टाइम मतलब whenever consignor will send the goods to the consignee, such expenses will incur, and recurring expenses will incur until such goods will be sold by the consignee. तो जब भेजा गया तब जो एक्सपेंसेस हुआ वो नॉन रिकरिंग है, भेजने के बाद उसे रख के सेल करने तक जो भी एक्सपेंसेस हुए वो एक्सपेंसेस हैं। एक और नाम दे देते हैं एक्सपेंसेस में, ये और करेगा क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस भी कर सकता है। किसी को डोनेशन देना, किसी को कुछ एडवर्टीजमेंट, इस कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फ्री गिफ्ट बांट दिया, व्हाटएवर जो भी इसने किया, पैकिंग चार्जेस किया, अलग से पैकिंग करके दिया। अब यहां पे आइडेंटिफाई करके बता सकते हो इन सारे एक्सपेंसेस में इधर एक्सपेंडेड बाय और इधर पेड बाय कंसाइनर और कंसाइनी कि इसमें से रेकरिंग कौन सा है, नॉन रेकरिंग कौन सा है? सारे इजीली आइडेंटिफाइबल है। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, इन शॉर्ट ऑल दी एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर विल बी नॉन रिकरिंग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंसेस ऑलवेज नॉन रिकरिंग होते हैं क्योंकि कंसाइनर विल एक्सपेंड ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू द कंसाइनी, उसके अलावा तो उसके एक्सपेंसेस कभी हो ही नहीं सकते। व्हाट अबाउट कंसाइनी? सो कंसाइनी सर क्लियरिंग चार्जेस कब देगा? जब गुड्स आएंगी। वो ट्रांसपोर्टेशन कब पे करेगा? जब वो उन आईवी गुड्स को अपने गोडाउन में लेके जाएगा। वो स्टोर चार्जेस कब पे करेगा? पे करता रहेगा। वो सेलिंग चार्जेस कब पे करेगा? पे करता रहेगा। मतलब ये दो नॉन रिकरिंग है और ये दोनों रिकरिंग है। सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कुछ नहीं, दिमाग लगाना सीधा सा। मैं कोई नाम से क्लियर करके नहीं दे रहा हूं कि ट्रांसपोर्टेशन बोला तो नॉन रिकरिंग ही होगा हमेशा। नो, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कंसाइनर के घर से गुड्स निकलने से लेके कंसाइनी के गोडाउन तक गुड्स पहुंचने पे तक जो भी एक्सपेंस हुआ सारा नॉन रिकरिंग है। मतलब एक गोडाउन से निकल के दूसरे गोडाउन तक पहुंचने का सारा एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग है और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होगा वो सब रिकरिंग है। बस इतना सा याद रखना, all expenses incurred by consignor non-recurring, all expenses incurred by consignee till the goods reaches to his or her godown non-recurring, afterwards जो भी होगा recurring। expenses clear है? डिलीवरी चार्जेस बोले तो वो सेलिंग में आएगा। बिल्कुल, डिलीवरी चार्जेस मतलब कस्टमर को सप्लाई करने पे जो, वो सेलिंग एक्सपेंसेस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का एक कैटेगरी होता है, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। और बोलो, डाउट है कोई? क्लियर? कोई डाउट है इसमें एक्सपेंसेस के बारे में? कोई डाउट? पहली चीज एक्सपेंसेस कौन से होते हैं वो हमने क्लियर कर दिया, वेरी गुड। अब ये एक्सपेंसेस बियर कौन करेगा? कंसाइनी बोलेगा सर मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा असाइनमेंट क्या है, आप गुड्स भेजोगे, मैं रखूंगा और सेल करूंगा, सेल में जो भी सेल प्रोसीड रिकवर होगी सारी आपको दे दूंगा। लाइक इसने बोला 100 रुपए का कॉस्ट पे मैं आपको सेंड कर रहा हूं, आपको 130 पे सेल करना है। ओके सर, डन। आई विल सेल ऑल द गुड्स सप्लाइड बाय यू एट 130 एंड विल गिव कंप्लीट सेल प्रोसीड, विल ट्रांसफर कंप्लीट सेल प्रोसीड इन योर अकाउंट। बस आप मुझे उस सेल अमाउंट पे कमीशन भेज देना। वो अलग चीज है, वो बाद में बात करेंगे। मतलब हमारा काम इतना सा है, कितने की है, कितने में आई, क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं। आपने बोला 130 में सेल करना, आई विल सेल एट 130 और आपको पैसे भेज दूंगा, आप मेरा कमीशन दे देना। सर खर्चे आप जानो, आपका काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब ऑल एक्सपेंसेस ईदर इनकर्ड बाय कंसाइनर और कंसाइनी विल बी बियर बाय कंसाइनर। मतलब क्या हो गया, ये खर्चे तो कंसाइनर ने खुद ने किए और ये जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने किए इसका पेमेंट भी कंसाइनर कर देगा।
बोले सर कोई बात नहीं, जो एक्सपेंस हो रहा है होने दो, आप कर लो, पेमेंट फिर से ले लेना। कई बार ये भी होता है कि सर ये एक्सपेंसेस भी उधर चले गए। एफओबी सुना है? फ्रेट ऑन बोर्ड, फ्रेट ऑन बोर्ड, सीआईएफ, एफओबी, एफओआर, फ्रेट ऑन रिसीट, ये टर्मोलॉजीज हैं ट्रांसपोर्टेशन की। फ्रेट ऑन बोर्ड और फ्रेट ऑन रिसीट दो चीज होती है। फ्रेट ऑन बोर्ड का मतलब एफओबी, जब गुड्स बोर्ड होंगी यानी लोड होंगी तब फ्रेट देना है, दैट इज एफओबी, फ्रेट ऑन बोर्डिंग। एफओआर, फ्रेट ऑन रिसीट, हमने ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को बोला ये गुड्स जब रिसीव कर लेगा ना सामने वाला पार्टी, तब देगा आपका फ्रेट चार्जेस। तो ये वाला ट्रांसपोर्टेशन भी कौन पे कर रहा है? कंसाइनी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेना तो कंसाइनर से ही है सारा अमाउंट यार, टेंशन काहे को। देखा ना ये होता है ना एफओआर एफओबी, याद है? बताऊं कोई एग्जांपल, मुझे यहाँ से उदयपुर कोई फाइल भेजनी है, कोई छोटा सा पार्सल भेजना है, बस में जाके लगा के आते हो ना, ये पार्सल बस में लगा दे, ड्राइवर को देते हो, या तो पहले 100 का नोट दे देते हो या बोलते हो वहां से ले लेना। पहले देते हो एफओबी और बोलते हो वहां से ले लेना एफओआर, खत्म। ये हो गया एफओबी एफओआर। तो एक्सपेंसेस कोई भी इनकर करेगा, कोई भी पे करेगा, रिकवरेबल होंगे किससे? कंसाइनर से। ये चीज भी क्लियर हो गई। कंसाइनी गुड्स रिसीव करेगा, एक्सपेंसेस इनकट करेगा, सेल करेगा, सारा अमाउंट कंसाइनर से रिकवर करेगा, अपना कमीशन रिकवर करेगा। अब फर्दर इश्यूज पे आते हैं। एक और इशू, अब एक और इशू आता है। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड कर रहा है, जानता तो हो गई तभी भेज रहा है ना, लेकिन कितना जानता है, कितना अच्छा जानता है? 5 लाख का माल भेज दिया और कोई सिक्योरिटी भी ना ले, लेनी तो पड़ेगी ना, सिक्योरिटी चाहिए, ज्यादा नहीं सिक्योरिटी चाहिए। तो कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है कि सर मैं गुड्स तो आपको सेंड कर रहा हूं, पेमेंट आप मुझे दोगे ही दोगे, कुछ एडवांस दे दो या फिर कोई सिक्योरिटी में चेक दे दो, सिक्योरिटी में कोई बिल एक्सेप्ट कर लो। सर कितने टाइम में सेल कर दोगे? बोले 3 महीने में भेज दूंगा सारा माल, टेंशन मत लो, 3 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा। एक काम करो 3 महीने का बिल भेज दो, वो बीआर एक्सेप्ट करके दे देगा 3 मंथ का, आगे सिक्योरिटी, या वो चेक दे देगा पोस्ट डेटेड, या फिर वो कुछ अमाउंट एडवांस भी दे सकता है। ठीक है यार 50,000 एडवांस ले लो, क्योंकि आपका काम तो माल सेल करके कमीशन खाने का है, तो सारा उधारी भेजें क्या हम आपको? तो एक ये और कॉन्सेप्ट, नॉट ऑलवेज, जब आपको बिलीव कम है, सिक्योरिटी चाहिए, तो आप कंसाइनी से एडवांस ले सकते हो, कंसाइनी से सिक्योरिटी ले सकते हो। फिर इशू आता है एक और बहुत भारी वाला इशू, कमीशन कितना मिलेगा? क्योंकि सारा खेल तो कमीशन का ही होने वाला है, कमीशन कितना मिलेगा? लेकिन कमीशन से पहले एक चीज आ रही है, कंसाइनी कर क्या रहा है? बेचने का ही काम कर रहा है ना, सिर्फ बेचने का ही काम कर रहा है ना, वो भी प्राइस ही बता दी, एडवर्टीजमेंट भी यही करके दे रहा है उसको, अपने प्रोडक्ट को यही एडवर्टीज करके देगा। और बहुत देखते हो यहाँ पे एजेंसीज जो भी लेके बैठे हैं ना, सब कंसाइनीज है, जो भी एजेंसी लेके बैठा है सब कंसाइनी है। फ्रेंचाइजी सिस्टम सुना है? क्या है वो? सॉर्ट ऑफ कंसाइनमेंट है, लेकिन अब इंप्रूव्ड वर्जन है, जहां पे रिस्क डाइवर्ट हो जाती है थोड़ी सी। लेकिन एजेंसी सिस्टम में कि मेरे पास पेप्सी की एजेंसी है, मतलब आपके लोकल सिटी में पेप्सी सप्लाई का काम आपका, और उस काम के लिए आपको कमीशन मिल जाएगा, रिस्क कुछ भी नहीं है अपनी, माल बिका तो कमीशन मिलेगा, नहीं बिका वापिस ले जा भाई, नहीं बेच पाए हम। तो यहां पे कमीशन का पॉइंट आता है कि कमीशन कितना, लेकिन कमीशन से पहले एक बहुत बड़ी रिस्क, सर हमारे यहाँ पे इन गुड्स को सेल करने का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड है कि हम क्रेडिट में भी बेच सकते हैं क्या? कंसाइनी के नास कि क्या सर मैं उधार बेच सकता हूं क्या? बोले भाई कैसे भी बेच, मेरे को क्या लेना देना, मुझे मेरे माल का पैसा चाहिए, आई वॉन्ट माई मनी। बोले नहीं सर ऐसे तो कैसे, उधार बेचूंगा तो बैड डेट का रिस्क हो जाएगा ना, वो रिस्क बियर करेगा। गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी टू द कस्टमर नोन टू कंसाइनी ओनली। हम दिल्ली में बैठे, ओनर कंसाइनर दिल्ली में बैठा, उसे क्या मालूम अजमेर में वो किस कस्टमर को माल बेच रहा है जो पैसा डूब गया? फिर तो बस अपना चांदी चांदी है, आप पवन ले जा जितना लेने का है, पैसा नहीं देना उड़वा दे,
बैड डेट कौन रिकवर करेगा? मैं ही तो हूं, और मैं वो करना ही नहीं है। कंसाइनर बियर करने वाला है, नहीं चलेगा ना, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, फॉर श्योर नहीं चलेगा। देन डेफिनेटली कंसाइनर विल से कि भैया सेल तो आप ही को करनी है, क्रेडिट या कैश पैसा आप ही को रिकवर करना है, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर कंसाइनी भी बोलेगा फिर मैं क्यों रिस्क लूं ऐसी, मैं तो कैश में बेचूंगा सिर्फ। लेकिन उस केस में फिर सेल इंप्रूव नहीं होती है, तो कंसाइनर फिर अप्रोच करता है, यार ऐसा तो कैसे चलेगा यार, सारा तुम कैश में ही बेचोगे, क्रेडिट तो सेल करना ही पड़ेगा। सर क्रेडिट सेल करूंगा, आप तो कुछ रिस्क लेने को तैयार नहीं हो, सारा क्रेडिट का रिस्क मैं ही लूं। बोले ठीक है बांट लेते हैं, तुम क्रेडिट गुड्स सेल करना शुरू करो, बैड डेट मेरी। क्रेडिट गुड सेल करना शुरू करो, बैड डेट मेरी, तो ये तो फ्री हो गया। लेकिन ऐसा तो बहुत कम चलता है, तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, बोले यार नहीं यार बैड डेट मेरी नहीं, मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें क्रेडिट सेल के लिए एक एक्स्ट्रा कमीशन दे देता हूं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे देता हूं, 3% एक्स्ट्रा, अब क्रेडिट में बेचो, रिस्क तुम्हारी। ये हो गया क्रेडिट सेटलमेंट। सारा कुछ क्या चल रहा है? एग्रीमेंट पे चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है एग्रीमेंट पे चल रहा है। समझते हैं इस एग्रीमेंट में क्या लेके आ रहे हैं। ये एक्सपेंसेस क्लियर है, नोटेड है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। मत करो कोई दिक्कत नहीं, नहीं नोट कर रहे हो तो सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पड़े हैं आपके पास, टेंशन का है। कमीशन, कमीशन की बात करते हैं कि कमीशन कौन सा होगा, कितना होगा, कैसे पे किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो कमीशन की 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन मतलब नॉर्मली सेल करने के लिए जो एग्रीमेंट बना उस पे कमीशन, पेबल ऑन अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स, जितने अमाउंट का सेल्स होगा उस सेल्स अमाउंट पे आपको कमीशन पे कर दिया जाएगा, इट्स अ नॉर्मल कमीशन। तो वो तो ऑलवेज मिलना ही मिलना है। कमीशन नंबर 2, डेल क्रेडिटर कमीशन, जो अभी बात की थी हमने। आई एम अलाउइंग यू टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट एंड द रिस्क ऑफ बैड डेट विल बी योर्स। तो यहां पे डेल क्रेडिटर कमीशन आ जाता है, फॉर टेकिंग रिस्क ऑफ बैड डेट। बैड डेट की रिस्क लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा है, नाम है डेल क्रेडिटर कमीशन। किस पे दिया जाएगा, कौन सी सेल पे दिया जाएगा? नहीं, गलत जवाब, ऑन टोटल सेल्स। ऑन टोटल सेल्स, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेबल ऑन टोटल सेल्स। यदि उनके एग्रीमेंट में उन्होंने बैठ के अलग कुछ डिसाइड किया है, वी विल फॉलो देयर एग्रीमेंट, जैसा कि पार्टनरशिप में होता है। एग्रीमेंट में जो है वो सब कुछ फाइनलाइज्ड है, एग्रीमेंट में कुछ नहीं है तो हम अपना दिमाग, सेम यहां पे कंसाइनर और कंसाइनी ने बैठ के डिसाइड किया डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेबल ऑन क्रेडिट सेल्स, हम क्रेडिट सेल्स पे देंगे। क्वेश्चन इज साइलेंट मतलब देयर इज नो एग्रीमेंट, और देयर इज नो एग्रीमेंट मतलब ऑन टोटल सेल्स। याद रखना, इन एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेबल ऑन टोटल सेल्स। कमीशन नंबर 3, ओवरराइडिंग कमीशन। ये क्या है? कंसाइनी कंसाइनर रिलेशन फाइनलाइज, कंसाइनर कंसाइनी को बता देता है कि मेरा प्रोडक्ट 130 की प्राइस पे सेल होना चाहिए। देखो एमआरपी सुना है ना, एमआरपी डाला 500, कॉस्ट हमने दिया वो कॉस्ट था 300, और हमने बोला था कि जो इनवॉइस प्राइस है वो है 400। मतलब क्या है? 3 प्राइस बता रहा हूं, एमआरपी, कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट मेरा कॉस्ट जो मैंने खरीदने में पे किया, एमआरपी द प्राइस, मैक्सिमम प्राइस एट विच दैट प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड, इनवॉइस आई एम एक्सपेक्टिंग कि एट दिस प्राइस प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड।
इनवॉइस का मतलब मैंने अपनी कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके 400 रुपीज आपको भेजा, यहां इनवॉइस बनेगा क्या? जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा तो क्या इनवॉइस बनेगा क्या? इनवॉइस कैसे बना सकते हो? ये सेल नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स हुआ है, सिर्फ सेल थोड़ी हुआ है। ये तो हमने उसको बोला है, उसको पास गुड्स भेजा है कि तुम सेल करो, तो इनवॉइस कैसे बना सकते हो? क्योंकि इनवॉइस बनते क्या लग जाएगी? जीएसटी। सेल ही नहीं हुई, सेल ही नहीं हुई, चालान बना सकते हो। और वो जो चालान बनाते हो ना, माल भेजने का चालान, लेकिन चालान से गुड्स जा रही है तो उसके लिए इनवॉइस तो चाहिए, क्योंकि पकड़ लेंगे चुंगी पे कि भैया कौन सा चालान तो है, लेकिन कहां जा रहा है, किसको जा रहा है, क्यों जा रहा है, जीएसटी का है। तो आप इनवॉइस बनाओगे, लेकिन उसका नाम होगा परफॉर्मा इनवॉइस। एक सॉर्ट ऑफ चालान जिसकी एक्चुअल इनवॉइस नहीं है, वो परफॉर्मा इनवॉइस है, जिसमें सारी डिटेल भी आएंगी गुड्स की, सारी प्राइजेस होंगी, बस उस पे ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, मतलब वो जीएस टैक्स फ्री होगा। तो इस पे क्या बनता है? परफॉर्मा इनवॉइस। ट्रू एंड फॉल्स में मिल सकता है ये क्वेश्चन। A good sent on consignment sent through invoice, true or false? No, false. It is sent through performa invoice. Fine. चलिए, तो अब ये तीन प्राइजेस हो गई। मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंसाइनी 400 में गुड्स सेल करे, मेरा प्रोडक्ट वो 400 में सेल करे। क्या वो 400 से कम में सेल कर सकता है? नहीं, हमने बोल दिया 400 रुपए चाहिए मेरे को। क्या वो ज्यादा में सेल कर सकता है? अरे एमआरपी तक जा सकता है, क्या दिक्कत है? लेकिन काय को मेहनत, काय को करना? 400 में आराम से बिक रही है ना। वो कंसाइनर को बोलता है कि सर मेरे यहाँ के तो कस्टमर सारे के सारे, उनको तो पता ही नहीं है, मैं 500 में भी बेचूंगा ना तो आराम से खरीद लेंगे। क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ, बेचो ना 500 में। सर मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा? एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, कमीशन फॉर सेल ओवर इनवॉइस प्राइस, अबव इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस से ऊपर की प्राइस पे गुड्स सेल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, जिसका नाम है ओवर राइडिंग कमीशन। और ये किस पे पेबल है? पेबल ऑन, नहीं, गलत जवाब। पेबल ऑन एडिशनल सेल्स। जितना माल 400 के ऊपर जिस भी प्राइस पे आपने बेचा, उस एडिशनल सेलिंग प्राइस पे, उस एडिशनल सेल्स वैल्यू पे कमीशन मिलेगा, ये वाला। ये टोटल सेल्स पे, हाँ, इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस डिफरेंस पे जाएगा। इंफॉर्मेशन है तो फिर ये किसी भी सेल पे हो सकता है। इंफॉर्मेशन में तो हमें सोचना ही नहीं है, मैं यहां सिर्फ वो लिख रहा हूं जो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें करना है। नॉर्मल कमीशन टोटल सेल पे, डेल क्रेडिटर कमीशन टोटल सेल पे, ओवरराइडिंग कमीशन एडिशनल सेल पे, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अदरवाइज तो क्वेश्चन का एग्रीमेंट बता देगा। कमीशन क्लियर? बिल्कुल जा सकते हैं, तीनों तरह के कमीशन जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोल दो एक बार। चलिए, कमीशन की बात हो गई, क्लियर है। लॉस कौन बियर करेगा, बैड डेट कौन बियर करेगा, एडिशनल प्राइस पे सेल होगा तो क्या होगा, सब क्लियर है। एडवांस में एडवांस मनी देनी है, एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, सारे क्लियर। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। पहले हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस पे आएंगे, टर्मोलॉजी समझ में आ जाए, क्या पढ़ना है, कैसे क्या क्या देखना है। अभी गुड्स की ओनरशिप के बारे में बात करते हैं। ओनर ऑफ द गुड्स ऑलवेज, yes, the ownership
रिमेन विद कंसाइनर। मतलब क्या? मतलब ये कि एट द एंड ऑफ द पीरियड इफ सम गुड्स लाइंग विद द कंसाइनी और सम गुड्स लेइंग विद इन द गोडाउन ऑफ कंसाइनी, वो गुड्स किसका है? दैट बिलोंग्स टू कंसाइनर। यानी कंसाइनर का जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा ना, तो उसके क्लोजिंग स्टॉक में वो गुड्स भी ऐड होंगी जो कंसाइनी के गोडाउन में रखी हुई है। बिल्कुल होंगी, डेफिनेटली होंगी। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सर हमें पीरियोडिकली अकाउंटिंग बनाना पड़ता है, और पीरियोडिकली मतलब साल एंड हो गया तो अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे। इस कंसाइनमेंट पे कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालना पड़ेगा। कंसाइनर के दो बिजनेस है, एक बिजनेस जो वो खुद कर रहा है, जिसके लिए क्या बनाएगा वो? ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। दूसरा बिजनेस वो कर रहा है थ्रू कंसाइनमेंट, जो अलग अलग जगह से कर रहा है। उन सब के लिए अलग अलग क्या बनाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। और वहां से पता चलेगा कि कौन कौन से कंसाइनी के साथ कितना कितना प्रॉफिट आया, और वो सारा प्रॉफिट उठा के खुद के पी एंड एल में ले जाएगा, तब उसका फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा। तो हर इंडिविजुअल कंसाइनमेंट के लिए इंडिविजुअल कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा और वहां से प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, अब यहां पे दो इश्यूज हमें डील करने हैं, और वो दो सबसे इंपॉर्टेंट इशू हैं और सबसे प्रॉब्लमेटिक इशू हैं। यानी कैलकुलेशन दो ही है पूरे चैप्टर में जो परेशान भी करेगी और एक्चुअली थोड़ी टफ भी है। कुछ कह रहे थे आप? हाँ 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 हाँ। नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग नहीं होंगी, अपनी ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक अकाउंट अलग से बना देगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक इसका अकाउंट भी बना लेगा, कंसाइनी का भी अकाउंट। हम सारा ट्रांजेक्शन अभी जब अकाउंट्स बनाएंगे ना, जब हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो हम जानेंगे, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं, याद ही नहीं करना है, और 2 और 3 क्वेश्चन निकलने के बाद अपने आप कर लोगे आप, कोई टेंशन नहीं है। मेन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम इन दो पॉइंट में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिस्कशन। पहला प्रॉब्लम है क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, कंसाइनी के पास स्टॉक बचेगा, स्टॉक का वैल्यूएशन तो करना पड़ेगा। तो पहली प्रॉब्लम है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस प्राइस पे होता है? बचपन से पढ़ रहे हैं? हाँ, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और कॉस्ट और एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, उसी पे होता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। एनआरवी तो मार्केट प्राइस तो पता चल जाएगी, कॉस्ट का मतलब क्या है यहां पे? कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ना 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 ना, वो तो पता ही है मुझे कितना प्रोडक्ट बचा, बचा कितना प्रोडक्ट वो तो पता ही है, वो तो हम निकाल सकते हैं ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस सेंट ऑन कंसाइनमेंट माइनस सोल्ड माइनस लॉस्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। ये तो हम वैसे ही निकाल लेंगे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कितना पहले से कंसाइनी के पास रखा था, कितना हमने उसे और भेजा, प्लस उसमें से कितना उसने सोल्ड किया। यूनिट की बात कर रहा हूं मैं सारी, यहां सारी हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट की। लेकिन हमें यूनिट के बाद यूनिट तो निकल जाएगा, मुझे उन यूनिट्स का, उन बची हुई यूनिट्स का, उन बची हुई क्लोजिंग यूनिट्स का कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब कंसाइनर ने जब गुड्स सेंड किया था ना, तो किस कॉस्ट से सेंड किया था? मैं 3 प्राइस बोली थी वहां पे, एमआरपी, इनवॉइस एंड कॉस्ट। तो कौन सी कॉस्ट पे सेंड किया गया था वो कॉस्ट ले लूंगा। लेकिन कॉस्ट का मतलब यस, एक्सपेंसेस तो इंक्लूड होने चाहिए, एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, किसके? दोनों के, ऑफ कंसाइनर एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, दोनों के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, ये फाइनली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी। क्योंकि गुड्स गोडाउन में है, गोडाउन में पहुंचने तक जितना भी खर्चा हुआ वो सारा कॉस्ट का पार्ट होता है। गुड्स के गोडाउन में पहुंचने तक जितना भी एक्सपेंसेस हुआ
वो सारा कॉस्ट का पार्ट होता है। तो ये तो कॉस्ट थी प्रोडक्ट की, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे चार्जेस कंसाइनर ने पे किए, फिर कंसाइनी ने पे किया और गुड्स गोडाउन में पहुंच गई। वहां के बाद वो रेगुलर है, वो रिकरिंग है, वो नहीं आएगा, सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बहुत इजी सी चीज लग रही है। वो मार्केट वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू है, वो एनआरवी में चला गया। कॉस्ट तो कॉस्ट ही कहलाएगी। अब वो जो डिप्लीशन आया है, ऑब्सोलेशन आया है, रिडक्शन इन मार्केट प्राइस आया है, एनआरवी का मैटर है। और हमें एनआरवी मैटर्स पे डील नहीं करना है, क्योंकि एनआरवी हमें गिवन होगी। इफ एनआरवी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे हमें कुछ सोचना है तो वो गिवन आएगी। लाइक मेरी कॉस्ट यहाँ पे, सपोज मेरी कॉस्ट निकल के आती है 420 पर यूनिट, और क्वेश्चन आपको इन्फॉर्म करता है ड्यू टू डैमेज इन गुड्स 20% गुड्स आर डैमेज्ड कैन बी सोल्ड एट 300 रुपीज। तो मेरे पास जो क्लोजिंग है उसका 30% का वैल्यूएशन 300 पे होगा और 70% का वैल्यूएशन 420 पे होगा। तो वो सब एनआरवी गिवन आएगा। हमें एनआरवी पे दिमाग नहीं लगाना, हमें निकालना है कॉस्ट क्या है। और इफ एनआरवी इज नॉट अवेलेबल तो हम तो वैल्यूएशन किस पे करने वाले हैं? कॉस्ट पे करने वाले हैं। डन? यहां तक क्लियर? नेक्स्ट इशू, अब जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो पता चलेगा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कैसे होते हैं। हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तब पता चलेगा, अभी बात नहीं करूंगा मैं इसकी। अभी सिंपली सिंपल, बिल्कुल प्यार से, अच्छा ऐसा ही, बस इतना ही है अभी ऐसे। नेक्स्ट इशू हमारे पास आता है, वो है लॉस। ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, लॉस तो होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ग्लास ट्रांसपोर्ट होता है, डैमेज होता है, ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, लीकेज, ब्रेकेज, बहुत चांसेस हैं। तो लॉस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बचपन से पता है। कौन से दो? यस, नॉर्मल एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस और दूसरा है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब जो होते रहते हैं। नॉर्मल लॉस का मतलब वो लॉसेस जो नॉर्मल रीजंस की वजह से होते हैं, दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। जैसे ग्लास का ट्रांसपोर्टेशन, एक दो ग्लास टूटेगा, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन, लीकेज होगा, रोक ही नहीं सकते हो, तो वो कहलाते हैं नॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, गाड़ी में ग्लास जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया, ऑयल के टिन जा रहे हैं, दो चार उड़ा दिए किसी ने, देखा ना चोरी, वो चुंगी पे गाड़ी स्लो हो गई, पीछे से दो चार लोग बाइक पे आए, चढ़ गए अंदर और ऊपर से थ्रो। मैंने तो बहुत देखा हाईवे पे, बहुत शानदार तरीके की चोरी होती है। ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चल रही है, वो आते बाइक पे आए, कुछ लोग चढ़ गए अंदर, पीछे से गाड़ी, ड्राइवर को बेचारे को क्या पता चलता है, और वो ऊपर से खोलते हैं दो चार। और ये नॉर्मली क्लोथिंग में बहुत होती है, क्लोथिंग में सबसे ज्यादा होती है कि वो जैसे पुलिया आई तो ऊपर बैठे, वहां से जंप कर गए ट्रक के ऊपर, और वहां से खोल के दो चार बंडल। क्योंकि मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले की बात है, शायद साल डेढ़ साल पहले, एक बच्चा आया, एक लड़का था, तो सूट लेके आया था, वो ग्रेसिम के, नहीं रेमिंड्स के, रेमिंड्स के सूट लेंथ लेके आया था। भैया रेमिंड्स का सूट लेंथ है, रेमिंड का सूट लेंथ गली में बिक रहा है, रेमिंड्स की ऐसी कैसी हालत हो गई भाई। तो मैं कितने का? बोले 1000 रुपए। 1000 रुपए में रेमिंड का सूट लेंथ, ये कैसे हो सकता है? मैं देखा वो उसके दो तीन जगह खून आ रहा था, मैंने कहा ये गया, मैंने पता मेरे को कहाँ लगा तेरे को, कहाँ कौन सी गाड़ी से निकाला? भैया भैया चोरी का नहीं है। अरे मैंने कहा देख भाई, मैं सब जानता हूँ। पढ़ा रहा हूँ ये वाली चीज़ में, चोरी का कैसे नहीं है, ये चोरी का ही है। तो मान गया, बोले मैंने नहीं लूंगा, नहीं मैं चोरी का माल लेने का ही नहीं। चोरी का माल अपने को लेने का ही नहीं है बिल्कुल भी। फंसेंगे तो लंबे जाते हैं यार, 100 200 500 रुपये बचाने के चक्कर में। खरीदने भी जाओगे बेटा, चोरी का माल खरीदने में भी जाते हो, गलती मत कर देना, यदि कर रहे हो तो सुधर जाओ। चोरी का माल खरीदने में भी जाता है। कितने ज्वेलर पकड़े हैं चोरी का माल खरीदते हुए?
चोरी का माल बेचना भी गुनाह है और चोरी का माल खरीदना भी गुनाह है। अब ये यहाँ पे एलिबाई नहीं सकते, सर मुझे क्या मालूम चोरी का है। हाँ ऐसे मत बोलना, अच्छा गली में एलिमेंट्स बिक रहा है, तुम्हें नहीं मालूम चोरी का है। देखते ही पता चलता है चोरी का है। चलो एनीवेज, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, दो तरह के लॉस हो गए, नॉर्मल ड्यू टू नॉर्मल रीजन, एबनॉर्मल ड्यू टू एनी एबनॉर्मल रीजन। नॉर्मल लॉस कभी भी इंश्योर्ड नहीं होता। नॉर्मल लॉस के लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी मालूम है ये तो होगा ही होगा। और एबनॉर्मल लॉस के लिए हमें इंश्योरेंस मिल सकता है हम करवाएं तो उस केस में एबनॉर्मल लॉस हमारा रिकवर हो जाता है। लेकिन मुझे तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि कितने अमाउंट का एबनॉर्मल लॉस हुआ। लॉस होने के बाद लॉस हो गया, मुझे बता दे दिया, उन्होंने बता दिया 4 यूनिट, 4 ग्लास, 4 टिन खराब हो गए, ट्रांसपोर्टेशन में चोरी हो गए। मुझे तो उन 4 टिन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो अमाउंट मैं कंसाइनी से रिकवर नहीं कर सकता ना, लॉस्ट हो गया, वो बेचेगा कहां से। तो मुझे तो उसकी अमाउंट उससे कितना लेना है उसमें से वो अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। मैंने उसे 1000 यूनिट भेजे, उसमें से उसने 800 सेल कर दिए, 150 उसके पास गोडाउन में पड़े हैं और 20 लॉस हो गए, तो मैं तो उसको जो बचा उसी का पेमेंट लूंगा ना मैं क्लोजिंग स्टॉक का पेमेंट मांग सकता हूं, ना ही लॉस्ट यूनिट का पेमेंट मांग सकता हूं, क्योंकि उसकी गलती नहीं है। ये मान के चलना कंसाइनी की कोई गलती नहीं है। लॉस हुआ है तो वो ड्यू टू नॉर्मल या एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हुआ, इसमें कंसाइनी का खुद का इंटेंशन नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो सकता है, इवन गोडाउन में भी गुड्स लॉस्ट हो सकती है, तो भी हम कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, अब वैल्यूएशन वाला पार्ट इसका जो मेन हमें समझना पड़ेगा कि इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, आज मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है। हाँ थोड़ा बड़ा है, समझना पड़ेगा डिटेल में, यूं थोड़ा सा वर्बली बात कर लेते हैं उसके बारे में। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लॉस से जब हमें मालूम है कि ये पर्टिकुलर लॉस होगा ही होगा, तो हम उस केस में, चलो नॉर्मल लॉस बता देता हूँ 5 मिनट में। तो मैंने 1000 यूनिट सेंड किए एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, ठीक है, कितने का माल गया? 1 लाख की कॉस्ट का गुड्स सेल किया, सेंड किया कंसाइनी को, और रास्ते में 10 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गया, 10 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गया। उसके पास कितना पहुंचा? उसके पास कितना पहुंचा? 990 पहुंचा। ये जो नॉर्मल लॉस हुआ कहीं से रिकवर हो सकता है? ये डेफिनेटली होना ही होना है, प्रिवेंट भी नहीं हो सकता है। तो हम इस वैल्यूएशन को 0 कर देंगे और रिमेनिंग की पर यूनिट कॉस्ट को इन्फ्लेट कर, 1 लाख डिवाइडेड बाय 990, 101 रुपीज का मेरा पर यूनिट रेट हो गया। कंसाइनमेंट में मैं अपनी इन 990 यूनिट्स को पर यूनिट 101 रुपीज की कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दूं, कॉस्ट इन्फ्लेट कर देनी है। नॉर्मल लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस हमेशा कस्टमर से रिकवर होता है, एबनॉर्मल लॉस हमेशा हमारे प्रॉफिट से रिकवर होता है। नॉर्मल लॉस हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, एबनॉर्मल लॉस हम अपने प्रॉफिट पे चार्ज करते हैं। एग्जाम्पल एक और बढ़िया सा देता हूं, शर्ट बनाने जा रहे हैं, कुर्ता बनवाना है, युवराज को कुर्ता बनवाना है, ठीक है, युवराज को लेता पठानी सूट बनवाना है, चलो ठीक है। तो अब ये कुर्ता बनवाने गए, तो दर्जी से पूछा कि भैया कितना कपड़ा लगेगा? वो 3 मीटर में तुम्हारा कुर्ता बन जाएगा। तो 3 मीटर में, बोला कितने का पड़ेगा मेरे को? बोले भैया जी 3 मीटर कपड़ा लगेगा, 200 रुपए मीटर का कपड़ा है, 600 रुपए तो कपड़े के लगेंगे और 200 रुपए मेरी लेबर, 800 रुपए में मिल जाएगा आपको। ठीक है भैया, ठीक है, डन। ये जाते हैं, वापिस आते हैं, जिस दिन सप्लाई करनी होती है उस दिन, डिलीवरी लेनी होती है उस दिन वहां पहुंचते हैं, तो वो इनको कुर्ता दे देता है, ये 800 रुपए देते हैं, घर आते हैं और घर आके अपना बुद्धि लगाते हैं, बोले 3 मीटर बोला था ना उसने, नापता हूँ 3 मीटर कपड़ा पूरा लगा नहीं लगा, और पूरा 1-1 इंच नापते हैं, और नापने पे भाई साहब को पता चलता है कि यार कपड़ा तो 2.5 मीटर ही लगा। ये वापस पहुंचे, बोले भाई तुमने 3 मीटर कपड़ा बोला था ना, ये तो 2.5 मीटर ही है, आधा मीटर का है।
वो यूं देखने लगता है कहाँ से आया है यार कहाँ से आया है। वो अंदर जाता है और कटिंग्स पड़ी होती कतरन, वो कटिंग्स लाके था, ये रहा तुम्हारा आधा मीटर। ये काटूंगा कपड़ा थान में से, कुर्ता बनाऊंगा तो साइड में से कटिंग्स तो निकलेंगी, ये है वो आधा, 3 मीटर पूरा ही तो लूंगा, ये आधा मीटर, ये लो। बोले यार ये, बोले ठीक है यार, जाने लगते हैं। बोले ये आधा मीटर का पैसा मैं थोड़ी देर से दूंगा, जो कटिंग में लगेगा आप ही से तो लूंगा। फिर जाने लगते हैं, फिर एकदम रुकते हैं, क्या करोगे इसका? बोले मैं क्या करूंगा, रद्दी है, वेस्ट है, वेस्ट वाला आता है और ले जाता है। बोले इसके कुछ दिख के जाता है, हाँ शायद 40 50 20 25 रुपए मिल जाएंगे इसके, वो मेरे हैं। जब इस आधे मीटर कपड़े के पैसे तुम मुझसे ले रहे हो तो इस आधे मीटर कटिंग को बेच के 20 रुपए कमा रहे हो, तो वो मेरे ही है। बोले हाँ वो तुम्हारे हैं, ले लो। मतलब नॉर्मल लॉस का सारा चार्ज किस पे डाला था? कस्टमर पे। लेकिन उस नॉर्मल लॉस्ट यूनिट को सेल करके यदि कुछ रिकवर हो जाएगा, स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, वो कॉस्ट में से माइनस करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? आगे चलते हैं, इसी स्टोरी को और बढ़ाते हैं। दोबारा भी कुर्ता बनवाने गए, इस बार नापा नहीं उन्होंने, मालूम है 2.5 मीटर ही लगा होगा। और वहां जाके लेने गए तो टेलर ने बोला भैया जी क्या 900 रुपए दो। 900 रुपए की इस बात के, तुमने तो 800 बोले थे। बोले कपड़ा 3 मीटर नहीं 3.5 मीटर लगा। वो कैसे? वो मैं काट रहा था, पीछे से बीवी ने जोर से डांट दिया, मेरा हाथ टेढ़ा चल गया, वो आपकी स्लीव गलत कट गई तो आधा मीटर एक्स्ट्रा लाना पड़ा। मेरी गलती है क्या? या आपकी गलती? आपकी वाइफ की गलती है, मेरी थोड़ी है। मैं नहीं देने वाला इसके। ये कौन सा लॉस हुआ? एबनॉर्मल लॉस। अब यहां पे जो आधा मीटर कपड़ा उसकी जेब से लगा दर्जी की, वो उसके प्रॉफिट में से गया, यानी उसको इस पे प्रॉफिट 100 रुपए हुआ है। एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट से माइनस होता है, नॉर्मल लॉस कस्टमर से चार्ज होता है, लेकिन नॉर्मल लॉस का स्क्रैप कस्टमर की कॉस्ट में से माइनस होता है। ये याद रखना लाइफ लॉन्ग, बहुत जगह एनकाउंटर होगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, आपका अकाउंट्स में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, हर जगह ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। चलिए तो आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, यहीं से स्टार्ट करके आगे। टिल देन बाय, सी यू।